हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उस चैप्टर का नाम है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत, जिसको हम सोर्सेज ऑफ एशियन हिस्ट्री भी कहते हैं। ये चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले जो इतिहास है, इतिहास का अर्थ होता है बीता हुआ समय। ये आपको भी पता होगा, लेकिन बीते हुए समय में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को लेंगे जिसमें मनुष्य का विकास, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इतिहास शब्द है, इतिहास सबसे पहले लिखने की कला किसने शुरू की। जो इतिहास है, इतिहास का जनक जो है, या हम इतिहास का पिता भी कह सकते हैं जिसे, उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस सबसे पहले हेरोडोटस ने इतिहास लिखना शुरू किया। ठीक है, तो इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता भी कहा जाता है। अब जो इतिहास है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है प्रागैतिहास। प्रागैतिहास हम उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य सभ्य नहीं था, मनुष्य को कोई जानकारी नहीं थी। उसे उस टाइम के हमारे पास कोई लिखित प्रूफ, लिखित प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि जो मनुष्य था, मानव था, वो लिखने की कला नहीं जानता था और वो सभ्य भी नहीं था। इसीलिए उस काल को हम प्रागैतिहास कहते हैं, जिस काल में मनुष्य जो है आदिवासी था और लिखने की कला भी नहीं जानता था और सभ्य भी नहीं था। उसके बाद आता है आदि इतिहास काल। आद्य का अर्थ होता है आधा, यानी कि आधा इतिहास। इस शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि आदि इतिहास का अर्थ होता है आधा इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिस समय जो है मनुष्य लिखने की कला जानता था और उसके कुछ प्रमाण भी हमें मिले हैं, लेकिन उसकी जो लिपि है, उसकी जो भाषा है, उसे अभी तक कोई नहीं पढ़ सका है। इसीलिए इसे हम अधूरा इतिहास कहते हैं, यानी कि आधा इतिहास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इतिहास। इतिहास हम उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य पूर्ण रूप से सभ्य बन गया था और जिसके हमारे पास बहुत सारे प्रमाण भी हैं, जिसे पढ़ भी सकते हैं। इतिहास को अब हम 3 भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो इतिहास है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल वो समय है जब मनुष्य ने आग की खोज की, पहिए की खोज की और बहुत सारे विकास किए, जिससे उसने अपने जीवन को बहुत खुशहाल बनाया और अपने जीवन में बहुत सारे सुधार किए। उसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल में मध्यकाल में जो है दिल्ली में बहुत सारे जो है सुल्तान हुए। मध्यकाल में सुल्तान, उसके बाद मुगल आए भारत में और उन्होंने जो है राज्य किया। आधुनिक काल जो है अंग्रेज, आधुनिक काल में अंग्रेज आए और उन्होंने भारत में बहुत कुछ जो है सुधार किए। मतलब जो भारत के बहुत सारे प्राचीन रीति रिवाज थे, जो बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी थे और मनुष्य के लिए सही भी नहीं थे, उनमें बहुत मतलब जो है सुधार किए। ठीक है, अब हम आगे इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में जो है आग की खोज की, मनुष्य ने पहिए की खोज की और बहुत सारे सुधार किए अपनी लाइफ में, जिससे उसका जीवन बहुत खुशहाल हो गया। इसके अलावा उसने प्राकृतिक चीजों की पूजा की। मध्यकाल में दिल्ली के सुल्तान आए, दिल्ली पे मतलब उन्होंने राज किया और मुगल्स आए
ठीक है, जैसे कि बादशाह अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, आपने नाम सुना ही होगा। उसके बाद आधुनिक काल जो है औरंगजेब, जो मुगल है औरंगजेब, उसकी मृत्यु के बाद जो है आधुनिक काल माना गया है। उस टाइम पीरियड के बाद जो है अंग्रेज जो है मतलब उन्होंने भारत में बहुत सारे सुधार किए। और चलिए अब हम फर्स्ट जो है प्राचीन काल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम प्राचीन काल के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे ताकि आपको बहुत ही इजी मेथड के थ्रू टॉपिक्स जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए चलते हैं आगे। अब प्राचीन काल को समझने के लिए हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 1 पे है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक नंबर 2 पे है साहित्यिक स्रोत। नंबर 3 पे है विदेशी विवरण। इसी के बेस पे आज का हमारा टॉपिक है, यानी सोर्सेज ऑफ एशियंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत के जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और जो पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। आज पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत में ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि चित्रकला, मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, सिक्के, ठीक है। तो इस तरह से जो सोर्सेज है कुछ, जिनमें से मतलब हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए पुरातात्विक जो सोर्सेज हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, वो कई प्रकार के हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि मूर्तिकला होगी, चित्रकला होगी, इसके अलावा मृद भांड हो गए, अवशेष हो गए, ये सभी जो चीजें हैं इनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम जो है हम टर्न वाइज टर्न चलेंगे, हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको बहुत ही इजी मेथड के थ्रू जो है समझ आ जाए, ठीक है। तो नंबर 1 पे है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जो है नंबर फर्स्ट पे हम पुरालेख विधा के बारे में डिस्कशन करेंगे। पुरालेख विधा हम किस चीज को कहते हैं? पुरालेख विधा का अर्थ होता है धातु की चादरों या फिर पत्थर पर जब प्राचीन लोग थे, जब वो धातु की चादरों पे या फिर प्राचीन पत्थरों पे कुछ लिख देते थे, यानी कि क्या लिखते थे कि ये जो मान लीजिए कि एक स्मारक है, यानी कि एक मतलब जो है मंदिर है। जैसे हम हर एक व्यक्ति जो है धार्मिक प्लेस पे जाता है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि वहां पे किसी दीवार पर या किसी सीढ़ियों पर मतलब कुछ लिखा होता है, ठीक है, कि ये इस व्यक्ति के द्वारा बनवाई गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है कि जी जो पूरा लेख विधा है, इसका अर्थ होता है धातु की चादरों पर, ठीक है, धातु की चादरों पर और पत्थर पर, ठीक है, पत्थर पर अगर खुदा हुआ मिल जाता है हमें, यानी लिखा हुआ मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं पूरा लेख विधा। अगर हम सबसे प्राचीन अभिलेखों की बात करें, तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है अशोक के हैं, मास्की यानी कि जो कर्नाटक में है, और गुर्जरा गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशोक है, ठीक है, उसका जो वहां से जो अभिलेख मिले हमें मास्की यानी कर्नाटक से, और गुर्जर या जो मध्य प्रदेश में, यहाँ से हमें जो अभिलेख मिले हैं, वहां पर अशोक का जो नाम है स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मास्की यानी कि जो कर्नाटक में है, गुर्जरा यानी कि जो मध्य प्रदेश में है। सो ये जो अभिलेख हमें मिले हैं अलग अलग स्थानों से, वहां पर जो अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक के नाम का स्पष्ट जो है
स्पष्टीकरण किया गया है। लेकिन जो अन्य अभिलेख हैं जो किसी और स्थान से पाए गए हैं उसमें अशोक को देवाना प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। अब बात आती है कि जो अशोक है उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख पाए गए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि, ठीक है, जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। जबकि अशोक ने अपने जो अभिलेख हैं ज्यादातर जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, यानी अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं मोस्टली। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख पाए गए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मास्की और गुर्जरा से प्राप्त अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका आंसर अशोक ही होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि अन्य अभिलेखों में मतलब मास्की या गुर्जरा अभिलेखों को छोड़कर अन्य अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो उसका आंसर होगा देवाना प्रियदर्शी। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए और जो अन्य अभिलेख है मोस्टली अभिलेख अशोक ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। जैसे कि हिंदी जो भाषा है उसकी एक देवनागरी लिपि है, जो पंजाबी भाषा है उसकी गुरुमुखी लिपि है और जो इंग्लिश भाषा है उसकी रोमन लिपि है। इसी तरह से जो अशोक है उसने अपने मोस्टली अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे और उत्तर पश्चिम भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ठीक है, तो आपको ये जो है एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करना पड़ेगा और आपको जो चीज आप डेली लर्न करते हो सीखते हो उसको घर पर मतलब अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अशोक के जो अभिलेख लिखे गए उनसे हमें क्या पता चलता है कि अशोक की शासन प्रणाली के बारे में, उसके धर्म के बारे में कि धर्म के बारे में अशोक जो है क्या मत था, उसका क्या विचार था, वो किस धर्म को मानता था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। शासन प्रणाली किस तरह की थी, राज्य प्रबंध किस तरह का था। इसके अलावा उसके जो विजय अभियान थे, उसके धर्म, उसके राजतत्व के आदर्श, इसके अलावा जो उसके राजतत्व के आदर्श थे, ठीक है, राजतत्व के आदर्श थे जो, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से। अब अशोक के अभिलेखों को हम टू भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक नंबर 1 पे है निजी अभिलेख, निजी अभिलेख, और नंबर 2 पे है राजकीय अभिलेख, राजकीय अभिलेख। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे एक वृक्ष में से एक ही टहनी में से कितनी टहनियां निकलती हैं, उसी प्रकार से इसमें एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आगे आगे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट जो आप डेली रिवीजन कर रहे हो, आप जो डेली समझ रहे हो उसको आपने खुद भी मतलब बाद में रिवीजन करनी है। अगर आप साथ साथ करोगे लर्न तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, जैसे अब मैंने बताया कि जो अशोक है उसकी जो शासन प्रणाली है, ठीक है, उसके बारे में, उसके धर्म के बारे में कि धर्म के आधार पे उसका क्या मत था, किस धर्म को वो मानता था, और जो उसके राजतत्व के आदर्श थे, ठीक है, उनके बारे में हमें अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिलती है। और जो अशोक के अभिलेख है उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो निजी अभिलेख और दूसरा है राजकीय अभिलेख। अब हम निजी अभिलेख और राजकीय अभिलेख के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे राजकीय अभिलेख के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया राजकीय अभिलेख, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे राजकीय अभिलेख क्या होते हैं। जो राजकीय अभिलेख होते हैं वो एक या तो फिर राजकवियों के बारे में लिखी, जो राजकवियों के द्वारा लिखी गई प्रस्तियां होती हैं, या फिर भूमि अनुदान पत्र होता है, यानी कि जो राजकवि यानी राज्य में जो कवि होते हैं
ठीक है, प्रस्तियां या फिर भूमि अनुदान पत्र। ठीक है, अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो उस वर्ड का यानी उस शब्द का हमें अर्थ भी पता होना चाहिए, तभी हम उस चीज के बारे में हमें समझ आएगा। मेरे ख्याल से यही है कि जब तक हमें किसी चीज के बारे में उस चीज का मीनिंग ही नहीं पता, तब तक हम उस चीज के बारे में जो है पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा एक्चुअल में क्या चीज है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा ये जानना जरूरी है कि जो राजकीय अभिलेख क्या होते हैं। ये तो जो राजमहल के अंदर यानी राजे जो महाराजे होते हैं उनके राजमहल में जो राज कवि होते हैं उनके द्वारा जो लिखे गए लेख होते हैं, या जो भी उन्होंने राजमहल के बारे में या राज्य के बारे में जो कुछ भी लिखा होता है, ठीक है, तो उसे हम राजकीय अभिलेख कहते हैं। ठीक है, जो राजकवि जो भी लेख लिखते हैं राज्य महल में राज्य के बारे में या उसके शासन प्रबंध के बारे में या उसके राज्य के बारे में। ठीक है, इसके अलावा या फिर ये भूमि अनुदान पत्र भी हो सकते हैं। भूमि अनुदान पत्र का अर्थ होता है यानी कि जो भूमि है, पहले जो राजे महाराजे थे वो क्या करते थे, पहले किसी ब्राह्मण को या फिर किसी व्यक्ति को भूमि जो है दान में दे देते थे। ठीक है, तो मतलब उसे हम भूमि अनुदान पत्र कहते हैं। ठीक है, एक पत्र जिसपे पूरी डिटेल लिखी होती थी। ठीक है, तो मतलब कि ये भूमि जो है इस पे जो कर लेना अनुचित है या नहीं है, ये किसको दी गई है। ठीक है, उसके बारे में कुछ रूल्स होते थे जिसके बारे में डिटेल जो है एक पत्र होता था। ठीक है, पहले जो टाइम था उस टाइम में जो है तांबे की जो है धातुओं पर भी तांबे की जो चादरें हैं उस पे भी पत्र लिखे जाते थे। ठीक है, तो अब हम राजकीय अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि राजकवियों के द्वारा लिखी गई जो ये जो प्रस्तियां हैं, सो प्रस्तियां हम दो डिस्कशन करेंगे इसमें। सबसे पहले नंबर पे है समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रस्ति। समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रस्ति। ठीक है, समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रस्ति जो कि अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है। समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रस्ति कहाँ खुदी हुई है, अशोक के स्तंभ पर। ठीक है, स्तंभ का मतलब होता है पिलर। पिलर जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं तो वहां कई दीवारों पर या सीढ़ियों पे कुछ लिखा होता है कि ये किस मतलब व्यक्ति ने इसे बनवाया। ठीक है, इसी प्रकार से और किस सन में बनवाया, इसी प्रकार से जो पुरातन समय में जो राजा राज्य करते थे, सम्राट अशोक ने भी ये जो स्तंभ है अशोक का जो मतलब टाइम पीरियड में भी जो उनके राज्य दरबार में जो पिलर्स होते थे, ठीक है, स्तंभ होते थे या जो दीवारें होती थी, उसमें ये लिख देते थे कि ये इतने सन में बना। ठीक है, इसके अलावा जो है ये इतने सन में बना, किसने बनवाया। ठीक है, तो ये सब चीजें के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रस्ति अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है, जिससे हमें समुद्र गुप्त के जो है विजयाभियानों यानी इसने जो भी युद्ध किए जिसमें उसने जीत प्राप्त की, विजय हासिल की, इसके अलावा जो इसकी जो नीतियां थी, ठीक है, नीतियां विजय अभियानों और इसकी जो नीतियां हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद आता है नंबर 2 पे जो प्रयाग प्रस्ति है, राजा भोज की प्रयाग प्रस्ति। राजा भोज की प्रयाग प्रस्ति जो हम राजा भोज की जो प्रयाग प्रस्ति है, इससे हमें इस शासक की जो उपलब्धियां, ठीक है, उपलब्धियां यानी इसने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में इसने राज्य किया उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसने जो उपलब्धियां हासिल की यानी कि जो भी मतलब जिस जिस युद्ध में इसने विजय प्राप्त की, इसके अलावा जो है और भी जानकारी हमें इस प्रयाग प्रस्ति से मिलती है। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की। ठीक है, जैसे हमने ये तो थी 2 प्रस्ति के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अशोक के स्तंभ यानी कि जो अशोक का जो राज्य महल में जो पिलर्स हैं, ठीक है, उस पे समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रस्ति है जिसमें हमें समुद्र गुप्त के जो विजय अभियान है उसने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी युद्ध लड़े उसमें उसने विजय हासिल की उसके बारे में जानकारी मिलती है, और उसकी जो नीतियां थी उसके जो रूल्स थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती है राजा भोज की प्रयाग प्रस्ति। राजा भोज की प्रयाग प्रस्ति से हमें उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है,
जिससे उसने अपने टाइम पीरियड के अंदर जो जो भी उपलब्धियां हासिल की, जो भी विजय हासिल की, इसके अलावा उसने और भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की थी उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपको ये एक एक कंसेप्ट जो अच्छी तरह से आपको इन चीजों को लर्न करना है क्योंकि ये एग्जाम में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिलेखों की।